हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। पूरा इकोनॉमिक्स जो जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज लूसेंट में दिया हुआ है उसको पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 2 क्लास करी है, तो इसके आगे का क्रम में हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। इसमें हम लोग नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ाई करी थी। इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम का एनालिसिस और नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब चीज़ें कैसे आपस में रिलेटेड है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, ये सब कैसे आपस में रिलेटेड है, तो इसके बेस इस पे हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग जो इम्पोर्टेंट पर कैपिटा इनकम था 1920 में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ है। तो बने रहिए वीडियो में। पिछले क्लास में हमने कहा था जैसे कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो जा रहा है वीडियो में। उसका कारण सिर्फ ये है कि एक जगह हम लोग अभी फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। नेशनल इनकम इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स इन द इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब नेशनल इनकम क्या है? टोटल सर्विस और गुड्स का जो मेजर्ड वैल्यू है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। कंपेरिजन बिटवीन नेशनल इनकम एंड नेशनल वेल्थ। अब वेल्थ और इनकम में क्या डिफरेंस है? नेशनल, राष्ट्रीय वेल्थ और इनकम में। तो द नेशनल वेल्थ इज अ मेजरमेंट ऑफ प्रेजेंट एसेट अवेलेबल ऑन अ गिवन टाइम। ये गिवन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेल्थ की बात करते हैं ना, तो जितना एसेट का वैल्यू है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको हम लोग नेशनल वेल्थ बोलते हैं। वाइल द नेशनल इनकम इज द मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन पावर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन नेशनल इनकम जब होता है तो प्रोडक्शन वो कितना कर सकता है उसकी क्षमता को दर्शाता है। मतलब जो एसेट का वैल्यू है किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो वो नेशनल वेल्थ हो जाता है। लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं कि प्रोडक्शन कितना हो जाता है, उसका वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्शन की वैल्यू क्या होती है, तो वो गिवन टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम पीरियड है और टाइम है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम सपोज करो कि एज ऑन 31 मार्च इतना पर्टिकुलर एसेट का वैल्यू इतना था, ठीक है। लेकिन गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया कि एक रेंज होता है, और गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो होता है, गिवन टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम जो भी होता है, वो एक जनरली फाइनेंशियल ईयर के लिए लिया जाता है, 1 ईयर के लिए लिया जाता है या 2 ईयर के लिए लिया जाता है। 2 ईयर के लिए नहीं लिया जाता है, जनरली 1 ईयर के लिए ही लिया जाता है। तो ये टाइम पीरियड है, 6 महीना, 1 साल, 3 महीना, मतलब ऐसे करके टाइम पीरियड है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आप आ जाइए, ये जो कोरिलेशन है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेशनल प्रोडक्ट्स। अब नेशनल प्रोडक्ट के डिफरेंट फॉर्म जैसे देख लीजिए, सबसे पहले जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसका रिलेशन जीएनपी एच फैक्टर कॉस्ट से क्या है। उसके बाद उसका रिलेशन जीडीपी से फैक्टर कॉस्ट से क्या है। उसका रिलेशन एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से क्या है। उसके बाद एनडीपी मार्केट प्राइस से क्या है, एनएनपी मार्केट प्राइस से क्या है, जीडीपी मार्केट प्राइस से क्या है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से क्या है। ये चीज़ें समझना है तो बहुत आसान भाषा में इसको समझ लीजिए, और एक बार समझ लीजिएगा तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये फार्मूला याद रखिएगा, और ये फार्मूला नहीं है, आप समझ के भी याद रख सकते हैं। जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज का किसी देश के अंदर जो वैल्यू होता है उसको जीडीपी बोलते हैं। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्केट प्राइस की बात करते हैं। एमपी लगा हुआ है, मतलब मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? जीडीपी प्लस जो आता है, जो इनकम विदेशों से आता है हमारे यहाँ, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड बाय नेशनल विद इन द बाउंड्रीज, ठीक है। उसके बाद एम, इनकम रिसीव्ड बाय फॉरेन नेशनल विद इन द बाउंड्री। एम मतलब हो गया कि जो जाता है, जो हमारे जो नेशनल्स है, नेशनल्स मतलब कि जो हमारे कंट्री के रेसिडेंट्स है, जो बाहर रहते हैं और वो जो इनकम जनरेट करके भेजते हैं, उसको भी हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इसलिए उसको जीडीपी नहीं जीएनपी कहा जाता है। अब जब उसको इंक्लूड नहीं कर रहे होते हैं, या फॉरेनर जो इनकम हमारे यहाँ जनरेट कर रहे हैं और अपने कंट्री में रेमिट कर रहे हैं, उसको अगर एक्सक्लूड नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री करते हैं, तो उसको जीडीपी बोलते हैं। विद इन द बाउंड्री यानी कि अपने देश के टेरिटरी के अंदर। अब टेरिटरी मतलब लैंड मास मत समझ लीजिएगा, टेरिटरी मतलब जो इंटरनेशनल बाउंड्री हुआ
उसकी बात कर रहे हैं। तो जब उसमें हम लोग सिर्फ करते हैं जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में जो वैल्यू होता है उसको जीडीपी बोलते हैं। लेकिन उसमें विदेशों से आने वाले इनकम जो हमारे रेसिडेंट्स करते हैं और फॉरेनर जो भेजते हैं उसका जो डिफरेंस होता है उसको ऐड कर दिया जाए तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड हो जाता है, तो ये हो जाता है। तो अगर इसमें से इंटरेस्ट प्रॉफिट इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाता है, ये सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो अगर जीएनपी में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, देखिए यहाँ पे वैल्यू इसका इंटरेस्ट दिया होगा, आईएनटी मतलब इंटरेस्ट कहीं लिखा होगा, इनडायरेक्ट टैक्स है ये, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस करते हैं तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस पे जब मतलब फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या है कि जो फैक्टर्स यूज किए गए इसके प्रोडक्शन के लिए वो हो गया फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद उस पर टैक्सेस लग जाता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, तो वो आपको क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। तो उसमें से आप क्या कीजिए कि जो भी मार्केट प्राइस है जीएनपी एट मार्केट प्राइस है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिए। सपोज कीजिए कि जो कोई भी गुड्स है, अगर मान लीजिए 100 रुपये का गुड्स है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लग के 18% टैक्स लगा और वो 118 रुपये का हो गया, तो उसको 118 रुपया में से 18 रुपया माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, तो फैक्टर कॉस्ट पे चला जाता है। अब फैक्टर कॉस्ट हो गया जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, आप कैसे समझेंगे? और जीएनपी क्या है ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तब फैक्टर कॉस्ट में ये हम लोग मार्केट प्राइस पे देखें, फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ इसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, ठीक है, नेट फॉरेन इनकम जीएनपी में से माइनस कर दीजिए। तो नेट फॉरेन इनकम का क्या मतलब हुआ? नेट फॉरेन इनकम का ये मतलब हुआ कि जो फॉरेन का इनकम हमारा आया माइनस जो हमारा गया। यहां से जो फॉरेन नेशनल्स जो है, जो विदेशी हैं हमारे यहाँ रहते हैं और कमा के बाहर भेजते हैं अपने कंट्री को, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो नेट फॉरेन इनकम। अब नेट फॉरेन इनकम पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा कि हम लोगों ने 10 रुपये बाहर से कमाया विदेशों से, और यहाँ से लोगों ने हमारे यहाँ से कमा के विदेशियों ने मान लीजिए कि 8 रुपया भेज दिया बाहर, तो नेट फॉरेन इनकम हमारा कितना हो गया, 2 रुपया हो गया, ठीक है। तो ऐसे अगर नेट फॉरेन इनकम भी माइनस इसमें से कर देते हैं तो ये जीडीपी हो जाता है। क्या हो जाता है, जीडीपी। ये जो है एक्स माइनस एम जो है ये पूरा है नेट फॉरेन इनकम। ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। सपोज कीजिए कि अगर आपका जो नेशनल्स कमाते हैं विदेशों में वो 12 रुपया कमाए, ठीक है, और यहाँ से जो भेजने वाले थे वो 15 रुपया इन्होंने बाहर में रेमिट कर दिया, तो हमारा नेट कितना हो गया, -3 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है -3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जीडीपी में से 3 रुपया कम हो जाएगा, लेकिन निकलेगा जीएनपी ही, ठीक है। तो जीडीपी आपका कम हो जाएगा, साइज अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नेट फॉरेन इनकम अगर इसमें से माइनस करते हैं तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस से जीएनपी एट मार्केट प्राइस से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे आ सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हटा दीजिए तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। उसके बाद नेट फॉरेन इनकम को माइनस कर दीजिए तो जीडीपी हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे। अब इधर आते हैं, अगर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, देखिए डी मतलब डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, तो मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। क्या करते हैं माइनस, तो डेप्रिसिएशन। अगर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं तो क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो ही होता है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट पे होता है। लेकिन जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, नेट हो जाता है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है मार्केट प्राइस पे ही रहेगा, ठीक है। अब उसमें से नेट फॉरेन इनकम को माइनस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, अब इसी में से जीएनपी में से एनएफआई नेट फॉरेन इनकम को माइनस कर दीजिए तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे हो जाएगा ना। जब ये मार्केट प्राइस पे है तो इसमें से सिर्फ ये माइनस कर रहे हैं
देखिए जब भी फैक्टर कॉस्ट पे लाना है तो हमको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा। कहीं से भी अगर फैक्टर कॉस्ट पे लाना है मार्केट प्राइस से किसी भी गुड्स के प्राइस को या सामान के प्राइस को या नेशनल इनकम को या डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी चीज़ को अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे लाना है तो एक ही चीज़ है, वो है इनडायरेक्ट टैक्स, उसी को माइनस करना है। अगर वो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो पहले वाले में है ग्रॉस में है वही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस है जीएनपी में, तो ये मार्केट प्राइस ही रहा नेट नेशनल प्रोडक्ट में। इसके बाद यहाँ पे हम जब माइनस करते हैं नेट फॉरेन इनकम को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन ये भी मार्केट प्राइस में है। जब तक इसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नहीं करेंगे तब तक ये आपको फैक्टर कॉस्ट पे नहीं जाएगा। तो इधर फैक्टर कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन है, इधर मार्केट प्राइस का एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए नेट फॉरेन इनकम, इसमें से जीएनपी मार्केट प्राइस से हटा दिए तो जीडीपी आ गया मार्केट प्राइस पे। अब जीडीपी से अगर डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। इस रूट से भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, और इस रूट से भी जा सकते हैं। ये दोनों रूट ध्यान रखना है कि हमें किस रूट से जाना है। हमें अगर जीडीपी मार्केट प्राइस पे दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें से हमको कहा जा रहा है कि नेट पे जाना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है मार्केट प्राइस पे, तो हम उसमें सिंपल डेप्रिसिएशन घटा देंगे। यानी कि याद रखिए ये चीज़ कि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और मार्केट प्राइस, कोई भी चीज़ का मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना हो तो क्या माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। ये फार्मूला याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे है, अब इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिए तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ही रहा, लेकिन फैक्टर कॉस्ट पे हो गया। यहाँ पे देखिए ग्रॉस है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ही हो गया, जैसे डिप्रिसिएशन माइनस हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, हम लोग नेट फॉरेन इनकम को माइनस कर दिए तो ये फैक्टर कॉस्ट पे ही रहा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो एनएनपी से डीएनपी बन गया। यानी कि अगर नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, चाहे वो ग्रॉस हो चाहे नेट हो, तो क्या करेंगे, नेट फॉरेन इनकम को माइनस कर देंगे। अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। अगर आपको ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट होना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको जीएनपी से जीडीपी में कन्वर्ट होना है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो आपको क्या माइनस करना है, नेट फॉरेन इनकम को माइनस करना है। अगर आपको मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा क्या, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको ग्रॉस है, चाहे किसी में लगा है, जीडीपी में लगा है, चाहे जीएनपी में लगा है, अगर ग्रॉस लिखा हुआ है उसको नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो ये है फार्मूला, समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये जरूरी था कि समझना। ये समझ लीजिएगा एक बार, तो इसमें से कुछ भी उलट पुलट के 3 बातें ही मेन हैं, 3 बातें याद रखिएगा तो बाकी सारा फार्मूला अपने आप कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये बात अगर आप समझ लेते हैं तो आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, ये बात की गारंटी हम देते हैं। उसके बाद आइए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये सारा कुछ हो जाता है जो हम लोग ऊपर डिस्कस किए। द बेस ईयर ऑफ 1 ईयर इज टेकन फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एज वेल एज सीजन comes in a year. The data of estimation of Indian national income are issued by Central Statistical Organization. याद रखिएगा बेस ईयर क्या होता है, तो बेस ईयर वैसे ईयर को लिया जाता है जिस ईयर में कोई भी हलचल नहीं बचा था इकोनॉमी में, जिस ईयर में आसानी से चीज़ें थी, स्टेबल थी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टेबल था, मार्केट भी स्टेबल था, कोई वर्ल्ड में कोई उछल पुथल नहीं आया था, उस ईयर को बेस ईयर लिया जाता है ताकि प्राइस का रेफरेंस मिल सके। अभी जैसे 2011-12 जो बेस ईयर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का,
तो वो बेस ईयर सिर्फ इसलिए वहाँ पर उस समय रखा गया कि उसमें कोई हलचल नहीं मची थी अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में ऐसी कोई हलचल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मची थी, या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से इकोनॉमी पे अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ असर पड़े, निगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़े। मतलब एक स्टेबल हो, अस्थिर हो, अस्थिर समय को लिया जाता है बेस ईयर, और उसको रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाता है कि अगर किसी सामान का सपोज कीजिए कि 10 रुपये दाम था तो उसका 100% वैल्यू माना जाता है उस पार्टिकुलर बेस ईयर में, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मान लीजिए कि 10 साल के बाद, जैसे अभी 2021-22 बीत गया, 22-23 अभी चल रहा है, तो 22-23 में उसी सामान का दाम मान लीजिए कि अगर अभी 15 रुपया है, ठीक है, और वो अगर 100% था, ठीक है, तो उसमें कितना ग्रोथ हुआ, तो 150% का ग्रोथ हुआ, तो पर एनम इन्फ्लेशन निकल जाएगा कि ग्रोथ पर एनम इन्फ्लेशन का क्या हुआ। तो इस तरह से उसका यूज किया जाता है। तो वही किया जाता है कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। जो कांस्टेंट प्राइस होता है वो बेस ईयर पे होता है, और करंट प्राइस किस पे होता है, तो आज के फाइनेंशियल ईयर के जो मतलब आज का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो प्राइसेस है उसको करंट प्राइस बोलते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस जो बोलते हैं, या फिर ये जो बेस ईयर वाला जो प्राइस होता है उसको कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। एट कांस्टेंट प्राइस पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस ऐसे बोला जाता है। तो पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से अगर महंगाई को देखें तो पर कैपिटा इनकम कितना है, लेकिन आज के हिसाब से देखें तो पर कैपिटा इनकम कितना है, और वो डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। चलिए आगे, अभी एस्टिमेशन एट कांस्टेंट 2011 बड़ा प्राइस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें दी हुई है। देखिए एस्टिमेट्स एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस क्या 2011-12, तो इसको हम लोग देखेंगे नहीं क्योंकि ये 2019-20 का है, तो ये फिगर हम लोग देखेंगे नहीं। मेन हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन, फिशरीज में है, ये सब की चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें विस्तार से नहीं देखेंगे। माइनिंग क्यूरीज है, इसमें क्या डिफरेंस हुआ मैन्युफैक्चरिंग में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में क्या हुआ, तो इसमें इन सब चीज़ों को हम लोग नहीं देखेंगे। पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एंड अदर में क्या है, जीबीए एट बेसिक प्राइस ऑफ 2019-20, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है जीबीए। अब वैल्यू एडिशन क्या होता है, आपको मैं एक बेसिक चीज़ बता दूं, वैल्यू एडिशन का मतलब, जैसे इसको मतलब आप समझ जाइए, बाकी तो आप चीज़ कर ही लेंगे। तो वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी गुड्स है, अगर उसका प्राइस सपोज कीजिए कि 100 रुपया है, मैं एक्स वाई भी बोल सकता हूँ लेकिन उससे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने स्पेसिफिक डिजिट बोल रहा हूँ। 100 रुपया है, और 100 रुपया का जो रॉ मटेरियल है या सामान है जो भी है, उसको हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया या उसके फर्म को परिवर्तित कर दिया या उसमें कुछ एडिशन किया, और एडिशन करके उसका वैल्यू ही 500 रुपये हमने कर दिया, ठीक है। तो 500 रुपये, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन ये 500 रुपये हो गया, मतलब कि 400 रुपये नेट ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो गया। अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन में बहुत सारा खर्चा भी हुआ होगा, उसको माइनस करेंगे तो नेट वैल्यू एडिशन आपका आ जाएगा। तो हर ग्रॉस वैल्यू एडिशन पे ही वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, जो वैल्यू एडेड वैट जिसको बोलते हैं ना, वो वैल्यू एडेड टैक्स लगता है कि हर लेवल पे जो फॉर्म चेंज होता है उस पर जो टैक्स लगता है, डैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे अगर आपका मिल्क है, दूध है, या आयरन है, आयरन और जब खरीदती हैं कंपनियाँ तो उनको बहुत सस्ता मिलता है, उससे जब लोहा निकालती है तो लोहा उससे ज़्यादा महंगा हो जाता है। लोहा से अगर रॉड बनाती है, एंगिल बनाती है, प्लेट्स बनाती है तो और थोड़ा महंगा हो जाता है। उस प्लेट्स, एंगिल, रॉड्स को यूज़ करके नट बोल्ट बनाती हैं तो और महंगा हो जाता है। कोई पार्ट्स बना देती है तो उसका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है। अगर उससे कार बना देती है तो और ज़्यादा उसका वैल्यू बढ़ जाता है, और हर लेवल पे वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। वैल्यू एडिशन हो रहा है तो वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा, अगर वैल्यू का एडिशन हो रहा है तो ये मोटा मोटी वैल्यू एडिशन हो गया कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। पर कैपिटा इनकम इसमें क्या है, द पर कैपिटा इनकम इन रियल टर्म, देखिए रियल टर्म कांस्टेंट प्राइस पे लिया जाता है। तो 2011-12 आ गया, जो हम बता रहे थे। ड्यूरिंग द 1920 is likely to attain a level of 96,563 as compared to 92,565 for the year 18-19 में ये कितना था, 92,565 इस प्राइस पे, लेकिन उम्मीद है कि 19-20 में ये 96,563 हो जाएगा। द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इज एस्टिमेटेड एट 4.3% ड्यूरिंग द 1920 एज अगेंस्ट 5.6%। तो ये हमारा नेशनल इनकम, जीडीपी, उसके संबंध में उसके आपस में रिलेशन, उसके बाद एनडीपी, आपका जीएनपी,
एनएनपी, ये सारा का संबंध जो हमने इसमें डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में आपको इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसलिए इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और इसमें हम लोग डिफरेंट प्लान और किसके बेसिस पे ये सारा कुछ आया हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनुअल प्लान क्या है, रोलिंग प्लान क्या है, इंडिकेटिव प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग क्या है, रोलिंग प्लानिंग क्या है, गांधीयन मॉडल ऑफ ग्रोथ क्या था, एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ क्या था, पूरा क्या था, एवरीथिंग हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में जो आने वाला क्लास है। तो अभी ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर लिखिए और अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।